हेलो एवरीवन, चलिए फोर्थ एक्ट देख लेते हैं अपनी एक्ट वाली लेक्चर सीरीज़ का। तो ये होने जा रहा है एक्ट ऑफ 1786, ठीक है ना। फोर्थ एक्ट होगा ये। तो ये बहुत छोटा सा ही एक्ट था, ये दो ही प्रोविजंस थे। तो बेसिकली क्यों आया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आई है मोटे पेट के जो खड़े हुए हैं सामने। तो जब ये गवर्नर जनरल बन के आए इंडिया में, तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ठीक है ना। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे। ये देखिए राइट पे खड़े हुए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, मोटे पेट के वही। और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वीआईपी थे ये। इंपॉर्टेंट कैसे थे कि ब्रिटिश क्राउन जो किंग था उस समय, है ना, चार्ल्स थर्ड थे उस समय पे ब्रिटेन के किंग। तो उसके ये डिस्टेंट कज़न वगैरह लगते थे, तो रिश्तेदार थे बेसिकली राजा के, ठीक है ना। तो इनकी काफ़ी चलती थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉर्नवालिस के पीछे, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चल रहा था 1776 में, तो कॉर्नवालिस ये ब्रिटिश फोर्सेस को वहाँ अमेरिका में हेड कर रहे थे। और फॉर्मर सरेंडर जो लिया था ब्रिटिश का अमेरिका में, जब अमेरिका फ्री हुआ था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं लिया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था, वो दे दिया मैंने, इसलिए फ़ोटो डालने के पीछे भी यही है मैं मेरा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि ही प्लेस टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट द पोस्ट। मतलब एक तो गवर्नर जनरल बनना है, उसके लिए भी डिमांड रखी इन लोग, इनने देख ली कितने जरूरी आदमी था ये, वीआईपी थे। और दोनों एक्सेप्ट भी कर ली गई, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या डिमांड थी, क्या डिमांड पुटअप करी थी इन्होंने। तो पहली ये थी कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिस काउंसिल इन स्पेशल केसेस। अब आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में, कि गवर्नर जनरल और एक काउंसिल होती थी, ठीक है ना। तो इनको ये पावर चाहिए थी कि ये काउंसिल जो भी बात करे, अब काउंसिल का डिसीजन तो मेजॉरिटी बेसिस पे होगा। मान लीजिए 4 मेंबर और हैं गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको असिस्ट करने के लिए, मतलब 4 उसके सेक्रेटरी हैं। तो टोटल 5 लोग हो गए, एक गवर्नर जनरल और 4 उसके सेक्रेटरी। तो मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे मान लीजिए लड़ाई करनी है किसी से, किसी नेटिव स्टेट से, सिंधिया से, या तो किसी से भी मराठा स्टेट से लड़ाई करनी है, तो जब तक 5 में से 3 लोग ओके नहीं करते थे उस चीज़ को, तो वो चीज़ नहीं होती थी। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि नहीं भाई साहब, मैं जो बोलूँगा वही होगा, दैट विल बी फाइनल, एंड आई नीड द स्पेशल पावर टू ओवर राइट द ओपिनियंस, द डिसीजंस मेड बाय माई काउंसिल। तो ठीक है बोला, वेल एंड गुड, ले लो आप। और दूसरी ये चीज़ थी कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कमांडर इन चीफ क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी एक प्राइवेट आर्मी होती थी, ठीक है ना। वो लोग अपना रिक्रूट करते थे, ट्रेनिंग देते थे, और जो कुछ भी करते थे, अपने ऑफिसर्स होते थे उनके। तो एक तो ब्रिटिश क्राउन की आर्मी होती थी, अंग्रेज़ों की आर्मी होती थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी आर्मी होती थी। जैसे मान लीजिए रिलायंस टाटा कल को जाता है अफ्रीका में, वहाँ पे अपनी आर्मी रेस कर ले, तो कुछ ऐसा होता था, ठीक है ना। आज भी चाहे तो हो सकता है, अपने सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उससे प्रोटेक्शन लेते हैं लोग, पर उस समय ऐसा नहीं होता था, अपनी आर्मी ही होती थी वहाँ पे, ठीक है ना। अभी पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं अंबानी जी, तो उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्सेस का मेरे ख्याल से सीआरपीएफ या सीआईएसएफ का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो कुछ वैसी चीज़ हो जाती है कि अपनी आर्मी इनकी होती थी, और कमांडर इन चीफ उसी का कमांडर इन चीफ होता था, मतलब जनरल होता था उसी आर्मी का। तो वही है, कमांडर इन चीफ यूज टू बी अ वेरी क्रूशियल पोस्ट, and it held a pivotal role in shaping military policies and exerted substantial influence over political matters in the territories under the company's control। मतलब ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। सवाद की एक बात यह है कि बहुत रुतबे वाली ये पोस्ट होती थी कमांडर इन चीफ। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि मेरे को अलग से कमांडर इन चीफ भी नहीं चाहिए, मैं ही कमांडर इन चीफ रहूँगा, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है। तो इतना ही था फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the video, consider subscribing this channel. Okay, have a nice day my friends, thank you.